नमस्कार, मैं साइकोलॉजिस्ट पूनम शर्मा शांति काउंसलिंग सर्विसेज से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज एडीएचडी। एडीएचडी क्या है, जिसकी फुल फॉर्म है अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मोस्टली अटेंशन डिफिशिएट डिसऑर्डर्स हम बच्चों में ज्यादा देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एडल्ट में नहीं पाया जाता। एडल्ट में भी पाया जाता है, बट उतनी मात्रा में नहीं पाया जाता, लेकिन पाया जाता है। ज्यादातर बच्चों में हम एडीएचडी को देखते हैं। जैसे ही आप देखते हैं किसी पेरेंट्स को, जब डॉक्टर्स या फिर पीडियाट्रिशियन एडवाइस करते हैं या फिर उनको बताते हैं कि आपके बच्चे को एडीएचडी की प्रॉब्लम है, तो वहीं पे ना पर्सन, जो भी सब्जेक्ट होते हैं या फिर जो भी पेरेंट्स होते हैं, वो बड़े ही डिसहार्टेड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। उनको लगता है कि हमारे बच्चे को ये बीमारी कैसे हुई। तो मैं बताना चाहूँगी कि पहली बात तो घबराना नहीं है। ये इतनी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम भी नहीं है कि जो ट्रीटेबल ना हो। ट्रीटेबल है और बहुत आसानी से ट्रीटेबल है। डरना किसी भी चीज़ से नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो पेरेंट्स आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनके बच्चे के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिनको ज़रूरत है अटेंशन की, तो वो पेरेंट्स बहुत ही जल्दी इस बीमारी पर अपना पकड़ बना लेते हैं और जल्दी इस बीमारी से निजात भी पा लेते हैं, यानी कि क्योरेबल हो जाती है ये डिसीज़। लेकिन जो पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, जैसे आपके कम्युनिटी में आपने देखा होगा, कुछ बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और इतने ज़्यादा चंचल होते हैं, हाइपर एक्टिविटी उनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। वो क्या करते हैं, कभी भी एक जगह बैठेंगे नहीं, जब देखो भागते रहेंगे, जब देखो भागते रहेंगे। या फिर उनके हाथ में ना पेन होगा तो पेन को घुमाते रहेंगे, इस तरीके से वो पेन को घुमाते रहते हैं। मतलब वो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में रह ही नहीं सकते। अगर रहेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा कि ये बच्चा अशांत कैसे है, शांत क्यों नहीं है। देखिए, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि या तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपके बच्चे के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। जितना जल्दी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, उतना ही जल्दी आप उस बीमारी के जड़ तक पहुंच जाएंगे। इंट्रैक्शंस कैसे होता है, पता कैसे चलता है कि हमारे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है। बीइंग अ पेरेंट्स, हम लोग सबसे पहले जज कर पाते हैं अपने बच्चे को, और हम लोग बहुत ही ज़्यादा संपूर्ण तरीके से अपने बच्चे को दिन रात उसके बिहेवियर में चेंजेस देखते हैं, तो हमें पता है कि हमारे बच्चे के साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। जब बच्चा उनका स्कूल जाता है, स्कूल में उसका एडमिशन कराते हैं, तो बच्चा माँ बाप के साथ साथ बाहरी दुनिया से भी मिलता है, इंटरेक्शन करता है, बातें करता है, सोशली कनेक्टिविटी वो दिखाता है, कई बच्चों से मिलता है। पेरेंट्स के अलावा जब वो बाहर जाता है, अपने घर से दूसरी दुनिया को देखता है कि ये मेरा स्कूल है, रिकग्नाइज करता है कि ये मेरे टीचर हैं, ये मेरे पीयर ग्रुप्स हैं, यानी कि जो भी उसके क्लासमेट्स होते हैं, तब बच्चे का जो असली बिहेवियर होता है, जो उसका कहते हैं ना कि ये जो उसकी पर्सनालिटी होती है, वो ज़्यादा नर्चर होती है। उसका उस पर्सनालिटी के हम एक एक रूप रंग रेखा को देख सकते हैं और जज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आपको टीचर बताती है कि आपका बच्चा सीट पर बैठता ही नहीं है, बैठता है तो शांति से बिल्कुल नहीं बैठता, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करता है, पढ़ने नहीं देता, किसी को भी मारता रहता है, पेंसिल किसी को भी मार देता है, किसी का भी पेन ले लेता है, किसी की भी बॉटल को फेंकता है, किसी की भी चीज़ को स्नैच करके भागता रहता है क्लासरूम में, तो वो एक जगह पे पर्टिकुलरली पिन ड्रॉप साइलेंस तो छोड़ दीजिए, वो बैठता ही नहीं है। अगर टीचर आपको कुछ इस तरीके के आपके बच्चे के बिहेवियर में जो चेंजेस हो रहे हैं वो बताने का प्रयास करती हैं, तो आप उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैं आपको बता रही हूं कि जब तक आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक जो एक कनेक्टिविटी होती है स्कूल में और बच्चे के साथ, जो स्कूल का जो एटमोसफेयर होता है उसके साथ, वो कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी, क्योंकि आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया उसके बिहेवियर को। जब आप एक्सेप्ट करेंगे, आप बोलेंगे टीचर से, ठीक है, हम आपकी बातों को मानते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमने पर्सनली भी ऑब्जर्व करी हैं कि हमारा बच्चा थोड़ा बहुत हाइपर एक्टिविटी तो उसके अंदर हमने खुद से भी देखी है। देखिए, इस चीज़ को आप अपने पीडियाट्रिशियन से भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि पीडियाट्रिशियन आपको कुछ और थेरेपीज एडवाइस कर सकते हैं, या फिर आप ट्रेंड सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट, या फिर आप देख सकते हैं स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, और भी बहुत सारे थेरेपिस्ट होते हैं जो इन सब चीज़ों पर काम करते हैं। तो देर आर मैनी थेरेपीज अवेलेबल, बट सबसे ज़रूरत क्या आती है
कि पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। मैंने खुद देखा है पर्सनली, जब मैं काउंसलिंग के सेशंस लेती हूँ तो पेरेंट्स मुझे अपने आप ही बोल देते हैं, नो 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 नो, हमारे चाइल्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानूंगी। जब मैं उसको बोलती हूँ तो वो हमारे घर पे बैठता भी है और बच्चा अच्छे से खाता भी है, अपना लंच भी फिनिश करता है, किसी को नहीं मारता है, तो मैं कैसे इस बात को मानूंगी। लेकिन जब हम बच्चे के बिहेवियर के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो भी और ट्रेनर्स होते हैं, यानी कि देखिए जैसे थेरेपिस्ट होते हैं, स्कूल में भी काउंसलर्स होते हैं, अवेलेबल रहते हैं, आपके बच्चे के बारे में या फिर टीचर आपके बच्चे के बारे में बताती है, तो इतना गैप हो जाता है कि जब पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते तो उस जो डिसीज पहले क्योर हो सकती थी वो डिसीज और बढ़ने लग जाती है। बच्चे के अंदर और ज़्यादा जो मोडालिटीज़ हैं जो उस सिम्टम्स के साथ और डेवलप होने लग जाते हैं। तो आज इस टॉपिक के ऊपर मेरा बात करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं अपने नेरेस्ट एटमॉस्फेयर में ऐसे केसेस देखती आती हूँ। कहते हैं ना कि हमारे घर पे जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब कोई बाहरी इंसान हमारे घर पे आता है, वो हमारे बच्चे के उस बिहेवियर को देखता है तो हमें बड़े एम्बैरेसिंग फील होती है जब बच्चा हमें उल्टा पलट कर जवाब देने लग जाता है कि चुप रहो, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, मैं भी आप लोगों के साथ बैठूँगा। और या फिर आपको वो उल्टा सीधा अब्यूज करने लगता है, तो हम लोग बड़ा एम्बैरेसिंग वे में अपने आप को देखते हैं कि ऐसा क्यों हमारा बच्चा कर रहा है, हमने इसे क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया, बड़े नाजों से लाड प्यार से इसे पाला, तो ये हमारी बात सुनता क्यों नहीं है। तब आप फील करेंगे कि यस, हमारे बच्चे में कुछ बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं। तो देखिए, चीज़ों को जितना जल्दी हम एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी उस पर हम काम कर सकते हैं। इतने भी भयंकर ये डिसीज नहीं है कि जो उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया जा सकता, काम किया जा सकता है। यहाँ तक कि एपीए तो ये कहता है कि जब तक बच्चे के अंदर हम 4 या 5 सिम्टम्स एडीएचडी के नहीं देखते हैं, तब तक हम उसको एडीएचडी के प्रोटोकॉल पे लेकर नहीं आएंगे, यानी कि सस्पेक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर कुछ चेंजेस हैं। तभी डायग्नोस बनता है जब बच्चे के अंदर 6 महीने से वो चीज़ें लगातार हो रही हैं और वो जिसे पेरेंट्स नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाहरी लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्कूल के टीचर्स भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है चीज़ों को और बच्चे के बिहेवियर को, बच्चे की जो मेंटल स्टेबिलिटी होती है, जो उसकी चंचलता होती है, जो उसकी एक्टिविटी होती है, उसको एक्सेप्ट करना। तो जो जो सिम्टम्स होते हैं, एक तो देखिए, एक होता है इम्पल्सिटिविटी, होता है कि बच्चे का एक्टिव रहना, एक होता है बच्चे का हाइपर एक्टिव रहना। तो जब बच्चा एक्टिव रहता है तो वो आपकी बातें सुनेगा, समझेगा, लेकिन उस पर रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब बच्चा हाइपर एक्टिविटी होता है, यानी कि वो उस फेस में होता है जब वो अपने उस फेस को एंजॉय कर रहा है, ना तो वो आपकी बात सुनेगा, ना ही आपको अटेंशन देगा, ना ही किसी भी चीज़ की आपको वो उसको फर्क पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हो। दोनों में ही अंतर होता है। कई लोगों को एक्सेप्ट करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को समझ पाते हैं। जो भी थेरेपीज़ होती हैं वो बहुत ही अच्छे से पर्सनलाइज की हुई है। सबसे पहले जो इंटरेक्शन बनता है, जो भी थेरेपीज़ होती है, वो पेरेंट और टीचर के बीच में होती है। जिसे कहते हैं कि एक इंटरेक्शंस होता है, पेरेंट अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में टीचर को अपडेट देते हैं, टीचर आपके बारे में और उस बच्चे के स्कूल के एटमॉस्फेयर के बारे में, उसकी डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में आपको बताएंगे थ्रू इंटरेक्शंस। तो जो भी एक कनेक्शन बनता है वो पेरेंट और टीचर के बीच में बनता है, यानी कि स्कूल के एटमॉस्फेयर के बारे में बच्चे का बताया जाता है। रेमेडियल क्लासेस बच्चे को दी जाती हैं जिसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ बच्चों को कराई जाती हैं जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। उनको बैठने का तरीका बताया जाता है, उनको वे ऑफ टॉकिंग का तरीका बताया जाता है, उनको ऐसी ऐसी थेरेपीज दी जाती हैं जिससे बच्चा आपकी बातों को समझता है। उसको पता चलता है कि अगर मुझे इस समय बात करनी है तो इस समय करनी है, अगर उस बच्चे से कुछ पूछा जाएगा तो तभी उसको रिप्लाई करना है। तो इसीलिए समझने की देरी है कि एडीएचडी भी क्यूरेबल है, लेकिन टाइम से। मैं उन पेरेंट्स को नहीं बोलूँगी कि आप अपने बच्चे को बार बार इस चीज़ के लिए मत प्रेशराइज कीजिए, ऐसा नहीं है। कभी कभी देखा है, पता है, हम लोग जब पर्सनली किसी के घर पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चा अच्छे से इंटरेक्शन कर रहा है, आपकी बातों को सुन रहा है, आपकी बातों को, यानी कि आपके क्वेश्चंस को वो समझने की कोशिश कर रहा है। तो हमें कितना अच्छा लगता है कि जब हम बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं कि बेटा व्हाट इज़ योर नेम, तो वो अच्छे से आंसर करता है कि माय नेम इज़ अंकित।
आई एम 12 years old, आई स्टडी इन दिस स्कूल। सो ये सारे इंटरेक्शंस बच्चे के जब अच्छे से वो रिस्पॉन्स करता है। लेकिन ADHD के बच्चों में क्या होता है, आप उससे पूछते कुछ और, वो आंसर कुछ और कर देता है, या फिर आपने उससे क्वेश्चन पूछा ही नहीं, उसने इमीडिएटली आंसर कर दिया। जैसे मैंने उसको पूछा कि बेटा आपका, तो बोलता है मेरा नाम राम है या मेरा नाम कपिल है। तो वो अपने आप ही ओवर स्मार्टनेस दिखाता है और वो ज़्यादा आंसर करने लग जाता है। या फिर जब पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं तो बच्चा बीच में इंट्रैक्शन ज़रूर करने लग जाता है, वो इंटरप्ट करता है, हर चीज़ में इंटरप्ट करता है। आपको लगेगा ही नहीं, जब आप बोलोगे कि क्या हमने आपसे पूछा है कि आप हमारे बीच में इन्वॉल्व हो, नहीं पूछा ना, तो आप बेटा क्यों अपना इंटरप्शन दिखाते रहते हो, हर काम में क्यों इंटरफेयर करते हो। तो ये जो इस टाइप के अगर आप देखेंगे ना कि बच्चे के अंदर चेंजेस हो रहे हैं और जो बहुत परसिस्टेंट चेंजेस में आते हैं, यानी कि 6 मंथ से ज़्यादा लगातार आप वो चेंजेस नोटिस कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरी एडवाइस है आपसे कि ज़रूर अपने नियरेस्ट सर्टिफाइड ट्रेनर से मिलिए या फिर अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए। बहुत ज़रूरी है आपको उनके मार्गदर्शन में जाना। उनके साथ आप जितना कोऑर्डिनेट करके रखेंगे, आपका बच्चा अच्छे से अच्छा बिहेव करेगा। ज़रूरत से ज़्यादा आप नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत स्टेप ज़रूर उठाइए। और केसेस में मैंने क्या देखा है, ऐसी भी बात नहीं है कि ADHD के सिम्टम्स 2 या 2.5 या फिर 3 साल के बच्चों में देखे गए हैं, नहीं। ये जो ADHD के सिम्टम्स पाए जाते हैं अप टू 12 ईयर्स के बच्चे में ही ज़्यादा देखे गए हैं। अगर आपका बच्चा 6 साल का भी है तब भी हम उसको ADHD के क्राइटेरिया में नहीं लेके आ सकते जब तक हम उसके सिम्टम्स को नहीं कैलकुलेट करें। यानी कि हमें सिम्टम्स चाहिए 4 से 5, वो सिम्टम्स जो एक्चुअल में बच्चे के अंदर होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ आपका बच्चा ADHD के क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है और हम उसको फिर डायग्नोस कर सकते हैं कि इसको ADHD है। ऐसा नहीं है कि देखिए बहुत से बच्चे ऑलरेडी चंचल होते हैं और कहा भी जाता है कि अगर बच्चा कूदेगा नहीं, भागेगा नहीं, तो फिर उसको बच्चा कैसे कहेंगे, क्योंकि बच्चा ना हमेशा शांत होके तो नहीं रह सकता, उसके मन में बहुत सारी चंचलता होती है, बहुत सारे विचार होते हैं, अनगिनत विचार चल रहे होते हैं। टीवी देखता है तो टीवी देखता ही रहेगा, सोता है तो सोता ही रहेगा, जब तक आप उसे उठाओगे नहीं उठेगा ही नहीं, और अगर सोने के लिए कहोगे तो सोएगा ही नहीं। ऐसे बच्चे रात में बहुत लेट सोते हैं, 2 बज जाते हैं, 3 बजते हैं, लेकिन करवटें बदलते रहते हैं इधर से उधर, इधर से उधर, क्योंकि बच्चा बहुत चंचल रहता है। हमेशा आप देखोगे ADHD का बच्चा ना मन से शांत होता है, ना ही शरीर से शांत होता है। उसका हाथ पैर हमेशा हिलता रहेगा, या फिर उसके हाथ में कुछ चीज़ होगी तो वो उसको हमेशा रोटेट करता रहेगा इस तरीके से। अगर वो किसी से बात भी कर रहा है ना तब भी वो अपने हाथ को हिलाता रहेगा। तो दीज आर दी साइन एंड सिम्टम्स जो हम बच्चे के अंदर नोटिस करते हैं। दैन फिर हम उसके जो असेसमेंट में जो चीज़ें निकल कर आती है उसी के बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं कि इस बच्चे के अंदर इतने सिम्टम्स ADHD के पाए गए हैं। तब हम देख सकते हैं कि हाँ ये बच्चा ADHD के क्राइटेरिया के अंदर आता है। फिर इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं कि इस बच्चे के अंदर ADHD की बीमारी है और वो ट्रीटेबल है। उसमें पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, बच्चे को पूरा ऑब्जर्व किया जाता है, बच्चे को पूरी अटेंशन दी जाती है। आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, सभी अपने देखिए बिजी शेड्यूल में व्यस्त रहते हैं और दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग होते हैं। उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो बच्चे को समझे। बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं, इतना थके हुए होते हैं ना, और वो ना चाहते हुए भी अपने बच्चों को अटेंशन नहीं दे पाते हैं, तो क्या कहते हैं, लो बेटा ये लो फ़ोन लो और थोड़ी देर चुप रहना, बस मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो बस आपने अपने मेंटल पीस के लिए बच्चे को फ़ोन दे दिया, तो फिर आप कैसे उससे एक्सेप्ट कर सकते हो कि आप उससे फ़ोन वापस से छीन सकते हो कि अब ज़्यादा हो गया है, अब ओवर हो गया है, अब फ़ोन वापस कर दो। ऐसा नहीं हो सकता। पहले आपने खुद की मेंटल पीस के लिए बच्चे को फ़ोन थोप दिया और बोला कि देखो, खूब देखो, अच्छे से देखो। फिर आप उसको स्नैच करते हो, उसका फ़ोन छीनते हो, उसको गुस्सा करते हो, उसको थ्रेटनिंग करते हो, आंखें दिखाते हो बड़ी बड़ी। बच्चे के अंदर ना ये चीज़ें फिर एक आम ही लगती हैं कि हमेशा हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए वो हमें फ़ोन दे देते हैं, और जब हम फ़ोन मांगते हैं तो वो हमें नहीं देते हैं। उसी तरीके से हम बच्चों को बोलते हैं कि चलो टीवी देख लो, फुल स्क्रीनिंग हम बच्चों को अलाउड कर देते हैं, या फिर हम बच्चों को बोलते हैं कि ये टास्क कर लो। बच्चा तोड़ रहा है, जगह जगह सारी चीज़ें तोड़ रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ पेरेंट्स कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है, आज नहीं तोड़ेगा तो कब तोड़ेगा, बड़े होके तोड़ेगा क्या? क्या तुम अपना बचपन भूल जाते हो क्या? तुम लोग ऐसे ही तुम लोग सीधे बड़े हो गए थे क्या? तुम लोगों ने कोई मस्ती नहीं करी थी, तुम लोगों ने कभी झूठ नहीं बोला, तुम लोगों ने कभी किसी को नहीं मारा। इस केसेस पे ना हम इस पिक्चर को यानी कि ADHD को कभी भी रिकग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं।
तो फ्रैंकली आई एम स्पीकिंग, फर्स्ट टाइम मैं इस बात को इसीलिए डिस्क्लोज कर रही हूँ क्योंकि बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। उनके उस बिहेवियर को वो और मोटिवेट करते हैं और कहीं ना कहीं बच्चे उसमें वायलेंस वाला एक्ट करते हैं, एक दूसरे को इतना ज़्यादा मारते हैं। मैंने तो यहाँ तक कि एक केस ऐसा देखा था कि एक बच्चे को सिर्फ इतना गुस्सा आया था कि उसकी पेंसिल किसी बच्चे ने ले ली, सिर्फ पेंसिल ली थी और उस बच्चे ने उस पेंसिल को लेने के लिए, उसको पता है ना कि ये पेंसिल मेरी है, तो वो मांग रहा था तो वो बच्चा नहीं दे रहा था। वो उसके साथ पंगे ले रहा था कि नहीं नहीं, टीज करते हैं ना। पीयर ग्रुप में क्या होता है, स्कूल में सबसे ज्यादा हमारा अग्रेशन निकल के आता है, यानी कि किसका, बच्चों का। जो भी एग्रेशन डेवलप होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम स्कूल के एटमॉस्फेयर में देखते हैं, जब हमारे अंदर बाउंडेशन तो बहुत ज़्यादा थोपी जाती है, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जब उस बच्चे ने उससे पेंसिल मांगी ना, तो उसने छीन कर मांगी, यहाँ तक कि उसने इतनी ज़ोर से उस पेंसिल को स्नैच किया कि उस बच्चे का हाथ में चोट लग गई थी। अब देखिए इस केस में क्या होगा कि उस बच्चे को बोला जाएगा कि तुमने इसको चोट लगा दी, या फिर तुमने इसको पिंच किया, या फिर तुमने ही इसको किया होगा। बट वो बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। एडीएचडी का बच्चा ना बहुत कम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, क्योंकि उसको लगता है कि हर कोई उसके अगेंस्ट ही रहते हैं। वो जब भी कुछ बोलता है उसके अगेंस्ट ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो बिहेवियर सबने देखा है ना, वो अनटॉलरेबल होता है। वो इतना ज़्यादा ओवर एक्टिव करता है बच्चा, ओवर स्मार्ट इस तरीके से प्ले करता है। वो लोग, उसको लगता है कि वो सही है, सारे बच्चे, सारे जो उसके गार्डियन हैं वो गलत हैं। बच्चा अब्यूज़ करता है, पब्लिकली अब्यूज़ करता है, लेकिन पेरेंट्स, यानी कि अगर पापा उसको टोक रहे हैं तो मम्मी नहीं टोकती है। मम्मी को लगता है कि कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, आज नहीं करेगा तो कल करेगा, मान जाएगा, शांत हो जाएगा। जबकि उसके पापा बोलते हैं कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर माँ ने बोल दिया कि मान जाएगा तो फिर बात खत्म, फिर तो बच्चा दोबारा भी गालियाँ देगा। वो आज गाली देगा तो वो कल भी गाली देगा। इसीलिए बच्चा जब कोई एक्ट करता है उसको उसी समय समझाइए कि ये चीज़ें नहीं करनी है, बजाय इसके कि फिर पेरेंट्स को छुपना पड़ता है। वो अपने बच्चे को किसी के साथ सोशल नहीं होने देते, किसी गेट टुगेदर में लेके नहीं जा सकते। उनको बड़ा शर्मिंदगी फील होती है। उनको लगता है कि हमारा बच्चा कभी भी ऐसे एक्ट करेगा तो हमें छुपना पड़ता है। बच्चे को लेकर पहले ही पार्टी से निकलने लग जाते हैं। इस एटमोसफियर को मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है उन पेरेंट्स के साथ जो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि उनके बच्चे को एडीएचडी सिम्टम्स हैं। तो इसीलिए घबराइए मत, बाहर निकलिए इन विचारों से, आगे आइए। बहुत सी थेरेपीज अवेलेबल हैं जो आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो में मैंने कुछ तो आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी होगी। और भी पेरेंट्स जो मुझसे डिस्कस करते हैं कि मैडम बच्चे के अंदर गुस्सा बहुत है, जब देखो ना हमारे से गुस्से में बात करता है, उनके लिए भी बहुत सी ऐसी थेरेपीज हैं हमारे पास जो हम बच्चों को बताते हैं। बहुत से पेरेंट्स मुझसे डिस्कस करते हैं कि मैडम बच्चा बहुत गुस्सा करता है, बात ही नहीं मानता, सोता नहीं है, रात में सोता नहीं है, सारी चीज़ें करके देख लिया, उसको बुक्स पढ़ा ली, उसको लोरी सुना दी, उसको अच्छे म्यूजिक सुना दिए, लेकिन फिर भी वो नहीं सोता है। बड़े परेशान रहते हैं क्योंकि वो रात में इतना लेट सोता है तो सुबह स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपन से उठता है। उसको ना कैसे मैं हैंडल करूं? इस चीज़ के लिए भी मैंने काफ़ी बच्चों को या फिर काफ़ी पेरेंट्स को देखा है कि वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। जब आप एक दूसरे में लड़ते रहते हैं ना, तो क्या होता है, फ्रिक्शन से स्टार्ट हो जाते हैं आप दोनों के बीच में, यानी कि पेरेंट चाइल्ड के बीच में ना कम्युनिकेशन गैप शुरू हो जाता है। बच्चे को लगता है कि मम्मी पापा हमेशा चिल्लाते रहते हैं, डांटते रहते हैं, कभी प्यार नहीं देते। और जिन बच्चों को ओवर पैम्परिंग करके रखा जाता है, बहुत सारा प्यार उनके ऊपर लुटाया जाता है, बरसाया जाता है, वो भी पेरेंट्स को सम्मान नहीं देते हैं, रिगार्ड्स नहीं करते हैं उनका, उनको बात करने की मैनर्स नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आपने उनको पहले से ही इतना लाड प्यार दिया है। जब आप उनको अचानक से उनको जब गुस्सा करते हो, अपनी आंखें दिखाते हो, तो वो आपको कुछ नहीं समझते। तो इसीलिए निश्चित रहिए, अपने नियरेस्ट या फिर पीडियाट्रिशियन से या फिर नियरेस्ट ट्रेन्ड सर्टिफाइड आप ट्रेनर से, थेरेपिस्ट से मिल सकते हैं। वो ज़रूर आप लोगों की सहायता करेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों को देखने के लिए बहुत सी मोडालिटीज़ उपलब्ध हैं, बहुत सी थेरेपीज़ उपलब्ध हैं जो काम करती हैं। सबसे ज़्यादा पेरेंट टीचर इंट्रैक्शंस के ऊपर बहुत गंभीरता से काम किया जाता है, और रेमेडियल क्लासेस आजकल सभी स्कूलों में उपलब्ध कराई गई हैं। उसमें अपने बच्चों को एनरोलमेंट कराइए और 1 घंटा ज़रूर आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व करिए, अटेंशन दीजिए उनको कि किस तरीके से बच्चा बैठ रहा है, किस तरीके से बच्चे को टॉयलेट एटिकेट सिखाइए, बात करने का तरीका सिखाइए। धीरे धीरे चेंजेस ज़रूर आएंगे, डरिए मत।
ADHD के ऊपर मैंने जितनी भी जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करी है, अगर आपको अच्छी लगी है, वैल्यूएबल लगी है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये आपको अपनों के साथ बांटनी चाहिए तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। और ADHD के रिगार्डिंग कोई भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप ज़रूर मुझसे कमेंट करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर सहायता करूँगी। वैसे ADHD के ऊपर जितना भी बात किया जाए, जितनी भी और आपको जानकारी दी जाए, ये कम ही है, क्योंकि इसके टाइप्स भी हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, कैसे इसको रिकग्नाइज किया जाता है, कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है, उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी। आज मैंने सोचा कि वो ना एक प्रैक्टिकल कंटेंट आप सभी के साथ बात करें जो ज़्यादा लोगों के अंदर देखा जाता है, उन उन लोगों के अंदर देखा जाता है जो पेरेंट्स अपने बच्चे को छुपा कर रखते हैं, डरा कर रखते हैं कि तुम कहीं जाने के लायक नहीं हो, तुम हमारी हमेशा नाक कटाते हो। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। थोड़ा सा अपने बच्चे को नियरेस्ट सेंटर लेके जाइए, या फिर पीडियाट्रिशियन से इंट्रोड्यूस कराइए, या फिर स्कूल में जो भी काउंसलर अवेलेबल हैं उनके साथ आप उनका इंटरेक्शन कराइए। जितना इंटरेक्शन होता है, जितना उसकी स्पीच इन्हांस होती है, उतना बच्चा खुलकर बात करेगा, उतना ही वो अपने अंदर चेंजेस लेकर आएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।